Okay, so people, we are going to start with this new chapter, the making of the national movement, which is from 1870s to 1947. ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट हाउ नेशनल मूवमेंट वाज शेप्ड इन इंडिया. अभी नेशनल मूवमेंट मतलब क्या होता है? देखो, पहले इंडिया चितर बितर था. क्या ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना सही था? सही इसलिए था क्योंकि जब से ब्रिटिशर्स आए हम लोग कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट फाइट करने लगे और इसी कलेक्टिवनेस में हमारा नेशन फॉर्म हो गया. ठीक है, उसके पहले हम गुटों में बटे हुए थे. कहीं पे मराठा किंगडम है, कहीं पे मुगल किंगडम है, कहीं पे बंगाल किंगडम है, ऐसे गुटों में बरसा बटा हुआ था. ठीक है, सो वंस द ब्रिटिशर्स वेर आउटकास्टेड वी बेसिकली फॉर्म द नेशन. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस सही मतलब दोनों भी प्रोसेस पैरेलली चल रहे थे. एक तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विरोध, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होना, और दूसरा हमारे नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस. बोथ दीज प्रोसेसेस वे साइमल्टेनियसली हैपनिंग. ठीक है, इसके पहले नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चालू नहीं हुआ था. हम नेशन एज अ नेशन बाय सब स्प्लिट अप थे, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए उनके खिलाफ जंग लड़ते लड़ते हम धीरे धीरे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में जुड़ गए. सो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947 is basically a chapter in which you will discuss all these things that happened in India. ठीक है, okay, in the previous chapters we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms. So Britishers ने अलग अलग policies के तहत टेरिटरीज को कॉन्कर किया और उनके किंगडम्स टेक ओवर कर लिए. ठीक है, दे हैव टेकन ओवर द किंगडम्स. सो द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड. अलग अलग तरीकों से ये कॉन्क्वेस्ट करने लगे. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. सो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग नए लॉज लाए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया. चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड द ट्राइबल. तो यहाँ पे देखो, पीजेंट्स और ट्राइबल के ऊपर बहुत सारे बैन्स लगा दिए इन लोगों ने. ठीक है, ये नहीं कर सकते, इसकी खेती नहीं कर सकते, तुम अगर वनों में भटकते हो या तुम अगर फॉरेस्ट में जाते हो तो फॉरेस्ट में कल्टीवेशन नहीं कर सकते. तो काफ़ी सारे लॉज बेसिकली लगा दिए. ठीक है, ओके. एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th century, देयर वर लॉट ऑफ एजुकेशनल चेंजेस दैट वर इम्पोज्ड थ्रू ब्रिटिश मीडियम ऑफ एजुकेशन. डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन. ठीक है, सो चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम. ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमाथ. तो हमने देखा कैसे 1857 में बहुत सारे समुदाय एक साथ जुड़ गए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हमारे देश में साइमल्टेनियसली उस टाइम पे चल रही थी और जिसको हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है. द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. तो धीरे धीरे हैंडी क्राफ्ट्स का इंडस्ट्री जो है तो मरने लगा और उसकी जगह पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज sprang up. ठीक है, do you think Indians were discontented with the British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? The emergence of nationalism. ठीक है, nationalism का emergence. The above mentioned development led the people to ask a crucial question. एक crucial question क्या था? What is the country of India and for whom is it meant? ठीक है, किसके लिए ये है? The answer that gradually emerged was India was for the people of India. All the people irrespective of caste, color, creed, language or gender. So India was basically a country meant for the Indians and all the people irrespective of their caste, color, creed are the force of this entire nation. ठीक है, okay. And the country, its resources and systems were meant for all of them. सबके लिए बनाई है. ठीक है. With this answer came the awareness that Britishers were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could never be for Indians. तो ब्रिटिशर्स जो है तो कंटिन्यूसली हमारे लाइफ को, हमारे कंट्री को, हमारे एग्रीकल्चर को और हमारे सोशल लाइफ को पूरा पूरा कंट्रोल कर रहे थे. और until unless we protest against them and overthrow them, our lives are not going to change as Indians. ठीक है. This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850. Especially those came into being in 1870s and 1880s. ठीक है, तो ये धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में परिवर्तित होने लगा. मोस्ट ऑफ दीज वेर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स. ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट वंस वेर, ठीक है, पूर्ण स्वार्थ. तो ये आपके लॉयर्स लोग आने लगे हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज वेर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स. तो जो लोगों ने इंग्लिश सिस्टम में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, they started leading these revolts. ठीक है, पूर्ण सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन. ठीक है,
देयर वर मोर, द मद्रास महाजन सभा, ठीक है, देन वी हैव द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तमाम सभा जो है तो आने लगे। नोट द नेम पूर्व सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। द लिटिल मीना ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल द पीपल, सार्वजनिक मतलब यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सबके लिए, तो लिटिल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, सर्व मतलब ऑल प्लस जनिक मतलब पीपल, ठीक है। दो मेनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शनड इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class, ठीक है, किसी एक रीजन, कम्युनिटी या क्लास स्पेसिफिक नहीं है, दिस वाज फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरेन, अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये भाई साहब ये इस आइडिया के लिए ये काम करते थे। In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. Sovereign मतलब क्या होता है भाई साहब, कि हम खुद अपने decisions independently ले सके, ना कि किसी के दबाव में आकर, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. ठीक है? They worked with the idea that people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and the 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indian from possessing arms. ठीक है, तो एक Arms Act was passed when in 1878, disallowing Indians from possessing arms. तो disallow कर दिया गया Indians को from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. ठीक है, तो Vernacular Press Act मतलब जो मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में जो पेपर्स पब्लिश होते थे, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, उन पर भी बंदिश लगा दी गई, ठीक है, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे उनमें ऐसा कंटेंट रहता था तो एंटी ब्रिटिश हुआ करता था। सो द कंटेंट हियर वाज एंटी ब्रिटिश, कंटेंट जो था वो था आपका एंटी ब्रिटिश। तो आपका भाई साहब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, इन ऑफर टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल थे उनके लिए इनको साइलेंस करने के लिए। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग प्रेसेस if the newspapers publish anything that was found to be objectionable। तो गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कि अगर आपके प्रेस में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज़ पब्लिश हो रही है या छापी जा रही है तो उसको ऑब्जेक्शनेबल घोषित कर दिया जाए और आपके जितने भी मशीन्स है गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी, मतलब गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट वुड कॉन्फिस्केट। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म in 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill, ठीक है, Ilbert Bill मतलब क्या था, the bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country। तो बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन बाय इंडियंस। ट्रायल मतलब क्या होता था, यहाँ पे जज जो होंगे वो इंडियंस होंगे। अगर किसी ब्रिटिशर ने या किसी यूरोपियन ने इंडिया के सॉइल में कोई क्राइम किया है तो उसका जो जजमेंट होगा वो कोई इंडियन लॉयर या इंडियन जज भी दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली। बट व्हेन द व्हाइट ऑपोजिशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, इंडियाज वेर एनरेज्ड। तो पहले तो भाई साहब ये बिल आया तो सब लोगों को लगा चलो अभी हम सामान्यता हो जाएगी, ठीक है, समानता हो जाएगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। तो इससे इंडिया और इंडियंस लोग और खफा हो गए, क्योंकि अगर मतलब सारे जो डिसीजंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग ले रहे हैं तो हमारे राइट्स का तो उल्लंघन होने ही वाला था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रिटिशर्स वेयर एक्सरसाइजिंग अ ह्यूमंगस कंट्रोल ओवर द इंडियन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। The event highlighted the racial attitudes of the British in India। तो ब्रिटिशर्स वेर वेरी रेशियल, ठीक है, वेरी रेशियल मतलब ये इंडियन रेस को बहुत नीचा मानते थे, इंडियंस को बहुत नीचा मानते थे, ठीक है, ओके। The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire, ठीक है।
तो जब इल्बर्ट बिल को विड्रॉ कर लिया गया, इल्बर्ट बिल क्या था, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए था। मतलब कैसा था, देखो उस टाइम पे जितने भी जजेस होते थे वो ज़्यादा करके यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो उसको कैंसिल करके अभी इंडियन जजेस भी अपॉइंट होंगे, ताकि कभी ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा हो, ठीक है। सो द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ड सिंस 1880 से ही ये एक मुद्दा चला रहा था कि भाई साहब एक ऑल इंडिया लेवल पे एक बिल पास किया जाए, लेकिन बार बार ये डिपेंड हो रहा था। तो जैसे ही ये इल्बर्ट बिल कैंसिल हुआ तो कंट्रोवर्सी डीपेंड द डिजायर, तो मतलब फिर से और एक डिजायर उनका कि भाई साहब हमको अभी तो अपना राष्ट्र स्थापित करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ओके, so the need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but इल्बर्ट बिल controversy deepens this desire, ठीक है। तो ये फिर ऑल इंडिया एक the Indian National Congress was established with when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग अलग अलग जगहों से आते गए और मिलते गए, ठीक है। तो ऐसे 72 डेलीगेट्स आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड दे मेट इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885, ठीक है। तो बॉम्बे में भाई साहब इन्होंने मीटिंग की दिसंबर 1885 एंड दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब जाकर स्टैब्लिश हुआ क्या आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ओके ओके ओके, द अर्ली लीडरशिप वाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। ज़्यादा करके अर्ली लीडरशिप कहाँ से था भाई साहब आपका, लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है। दादा भाई नरोजी, ठीक है, then we have फिरोज शाह मेहता, all these were people who at that time had aligned, बदरुद्दीन त्याब जी, ठीक है, then we have WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, then we have रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, then we have सुब्रमण्य अय्यर। सो ये सारे लोग जो है तो उस टाइम पे मिले थे, ठीक है। उस 72 डेलीगेट्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकें, ठीक है। सो दीज वर द पीपल हु एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर अलाइंड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ओके, दादा भाई नरोजी कौन थे? नरोजी वॉज अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट, ठीक है, सेटल्ड इन लंडन एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और ज़्यादा करके ये लंदन में ही सेटल्ड थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट को गाइड भी किया और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे थे बहुत सालों तक, ठीक है। ही वॉज बेसिकली अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम also played a part in bringing Indians from the various regions together। इनको फाउंडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बोला जाता है, ठीक है। A.O. ह्यूम ने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मिलाकर इस पार्टी को फॉर्म किया, ठीक है। A.O. Hume was basically a retired British officer and he played a fundamental or a very important role in the formation of Congress as a whole, ठीक है। Okay, so the Indian Mirror, the first national Congress at Bombay is the nucleus of a future parliament for our country and will lead to good of inconceivable magnitude for our countrymen, ठीक है। तो ये जो पहला नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, बॉम्बे में, इज द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री का ये न्यूक्लियस है एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्री में, ठीक है। सो ये इंडियन मिरर में पब्लिश हुआ था। इंडियन मिरर उस टाइम का एक पेपर था और जनवरी 1886 के एडिशन में ये पब्लिश हुआ था कि कांग्रेस जो है हमारे कंट्री को अभी एक करेगी, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज फॉर्म, ठीक है। बदरुद्दीन त्याब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887, ठीक है। दस दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। सो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो कांग्रेस बन रही है ये कांग्रेस सिर्फ एक क्लास, एक कम्युनिटी या एक क्रीड के लोग नहीं है, पूरे इंडिया के अलग अलग स्तरों के लोग इस कम्युनिटी में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली इंक्लूडेड इन दिस कम्युनिटी। It has often been said that the Congress is the first 20 years was moderate in its objective and methods। Moderate मतलब कैसा है, अभी अभी पार्टी फॉर्म हुई है, अभी अभी हम धरना देंगे और ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, ऐसा नहीं था। धीरे 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 भाई साहब इनमें एग्रेसिवनेस आया, ठीक है। तो पहले जो थी मॉडरेट मतलब क्या है, मॉडरेट मतलब
हम अपना अगर ब्रिटिशर से कुछ मांगना है तो लिखित रूप से मांगेंगे, ठीक है, फिर उसके बारे में और ज़्यादा एक दो बार और नोटिस देंगे, फिर बताएंगे ये क्यों ज़रूरी है। तो मतलब मीटिंग्स करके ब्रिटिशर्स के साथ उनको समझाने की कोशिश करना, ये मॉडरेट व्यू है, ठीक है। उसके बाद ये मॉडरेट्स कैसे हो गए, दीज मॉडरेट्स बेसिकली स्टार्टेड चेंजिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, ये भाई साहब बनने लगे क्या, एक्सट्रीमिस्ट। दीज मॉडरेट्स स्टार्टेड चेंजिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो पहले ये मॉडरेट व्यू पॉइंट था इनका। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टाइम पे भाई साहब डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस, ठीक है, फॉर इंडियन। तो ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो है तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमारा जो है तो ज़्यादा लोग हमारे पार्लियामेंट में होने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन डिमांड्स। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उस टाइम पे, तो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, और ज़्यादा लोग उन इलेक्शंस को कंटेस्ट करें, ताकि इंडियंस के मुद्दों को हम बेसिकली हाईलाइट कर सकें, ठीक है, कर सकें। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड, ठीक है। तो गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड, ऐसे प्रोविंसेस में इनको इंट्रोड्यूस किया था कि जहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। It demanded that Indians be placed in high positions in the government. तो ये जो इनका डिमांड क्या क्या था भाई साहब, कि इंडियंस लोगों को ऊपर के पोजीशंस मिले गवर्नमेंट में, ताकि वो ज़्यादा रेडिकल चेंजेस ला सकें, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज नॉट जस्ट इन लंडन, ठीक है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड हो कहाँ पे, इंडिया में भी, ना ही सिर्फ लंदन में बल्कि इंडिया में भी हेल्ड हो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में भाई साहब सेपरेशन हो और ये आर्म्स एक्ट बैन हो, ठीक है। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वे सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स भाई साहब अपना ज्यादा करके सैलरी कहाँ भेज रहे थे भाई साहब, होम, ठीक है। इंडियनाइजेशन इट वाज होप वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, ठीक है। तो इंडियनाइजेशन से क्या होगा भाई साहब, ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, ठीक है। इंडियनाइजेशन से क्या होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड कुड बी अवॉइडेड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सो इंडियनाइजेशन इट वाज होप वुड आल्सो, तो आप ब्रिटिशर्स लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे, अपना ज्यादा करके सैलरी कहाँ भेज रहे थे, इंग्लैंड में। तो ये सारा जो है तो यहाँ पे अगर ज्यादा खर्चा हो तो ज्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है। Since most important jobs at the time were monopolized by white officials, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो ज़्यादा करके जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है, पुलिस इन चीफ हो गया, ये सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स थे इसमें ब्रिटिशर्स लोग थे। ब्रिटिशर्स लोग पैसा कमा रहे हैं और घर भेज रहे हैं, इससे अच्छा अगर इंडियंस वहाँ पे अपॉइंट हो वही काम करेंगे और घर का पैसा घर पे ही रहेगा, ठीक है। तो सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वेर मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट ऑफिशियल्स, ज़्यादा करके वाइट ऑफिशियल्स थे इन जॉब्स में, ठीक है। डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, तो रेसिज्म के अगेंस्ट था ये मूवमेंट, ठीक है। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। क्या कहते हैं भाई साहब, इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिन्स, तो ब्रिटिश रूल के वजह से ही पॉवर्टी और फेमिन हुआ है, ऐसा अर्ली कांग्रेस में डिक्लेयर हुआ। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू में हैड इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्राइन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इश्यूज थे, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैज क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस, ठीक है। द कांग्रेस डिमांडेड, क्या क्या कांग्रेस ने डिमांड किया भाई साहब, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। तो ये सब कांग्रेस ने भाई साहब ब्रिटिशर से डिमांड किया कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी इंडियन से उसको भाई साहब क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत भारी भरकम खर्चा कर रही थी किसमें, मिलिट्री में, तो इसको भी भाई साहब कट किया जाए, ठीक है, ओके। मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए ज़्यादा फंड्स लगाए जाएँ, ठीक है, इरिगेशन के लिए ज़्यादा फंड्स लगाए जाएँ, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फंड्स लगाए जाएँ, ये सारे प्रस्ताव बेसिकली कांग्रेस ने पुट फॉरवर्ड किए, ठीक है। वन मोमेंट पीपल, okay, it passed many
रेजोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, तो देखो आपने ये पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट सॉल्ट पे भी टैक्स इंपोज करती थी, जिसकी वजह से बाद में चल के गांधी जी ने सत्याग्रह किया, ठीक है, सॉल्ट टैक्स। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, ठीक है, इंडिया से बहुत सारे लेबरर्स को लिया जा सकता था ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स लेकर जाते थे और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, ठीक है। सो इसके बारे में भी इन्होंने मुद्दा उठाया। और क्या था भाई साहब, द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉज्ड बाय इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे जो अत्याचार हो रहा था। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलीट, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। सो कांग्रेस सिर्फ इनके बिहाफ में ही बात नहीं कर रही थी, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रुप, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट, सिर्फ इनके बिहाफ में कांग्रेस बात नहीं कर रही थी, ठीक है। सो मॉडरेट लीडर्स मतलब क्या है भाई साहब, मॉडरेट लीडर्स मतलब पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को प्रेस करना, ठीक है। सो मॉडरेट लीडर्स में क्या क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. So they wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. और क्या था भाई साहब, published newspapers, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनका जो है तो बड़े सरकारी तरह से ये प्रतिरोध कर रहे थे। वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, तो ये लोगों को जाकर जागरूकता फैला रहे थे कि भाई साहब ये जो ब्रिटिशर्स लोग कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, दे रोट आर्टिकल्स, ठीक है, एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, और कैसे भाई साहब ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक रूइन कर रहा था। क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, ठीक है, एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। तो दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया, स्पीचेस एंड सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग प्रांतों में रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है। फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड से सो दे वुड एक्सेप्ट द डिमांड्स, जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। इनको ये लगा कि भाई साहब ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड से दे वुड एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस। इनको ये लगा कि ये सरकारी तरीके से हम अपने मांगों को रखेंगे तो ब्रिटिशर्स लोग आज नहीं तो कल हमारे मांगों को मान लेंगे, क्योंकि ये जेंटलमैन लोग हैं, ठीक है। ऐसा इनका मान्यता था, लेकिन ये ऐसा नहीं था, मॉडरेट लीडर्स, ठीक है। सो दीज वेर मॉडरेट लीडर्स एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियंस। तो गवर्नमेंट को अवेयर बनाया कि ये हमारे इंडियन के फीलिंग्स हैं एंड यू शुड वर्क ऑन देम, ठीक है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। बाई द 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress। तो बहुत मतलब देखो इस तरह से कुछ नहीं हो रहा था, कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, ये अपना डिमांड रख रहे थे, लेटर्स भेज रहे थे, ठीक है, और पीसफुल मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन इससे ब्रिटिशर्स को कुछ भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से इंडियंस लोगों ने देखा कि जो मॉडरेट लीडर्स हैं ये ऐसे आराम से अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रिटिशर्स को, तो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू नाउ गो ऑन एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेप। अभी हमको हड़ताल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वायलेंस मचाना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रिटिशर्स हमारी सुनेंगे, ठीक है। सो बाय द 1890s मेनी इंडियंस बिगैन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। तो ये पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस बहुत ही धीमा स्टाइल था और इससे कोई बात बनती नजर नहीं आ रही थी लोगों को, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू सी थिंग्स इंप्रूविंग इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड लाला लाजपत राय, इसको हम तीन तिकड़ी बोलते थे, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ये तीनों लोगों ने मिलकर, ठीक है, लीडर्स सच एज, तो ये तीनों लोगों ने मिलकर was beginning to explore more radical objectives and methods, ठीक है। तो इन तीनों की तिकड़ी को बोला जाता लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल ऐसा उनको बोला जाता था, ठीक है। ये तीनों लीडर्स ने, अभी इनका कांग्रेस में चेंज हो रहा है। कहाँ से चेंज हो रहा है भाई साहब? फ्रॉम बेसिकली मॉडरेट, द कांग्रेस वाज नाउ चेंजिंग इनटू एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा था भाई साहब? एक्सट्रीमिज्म में चेंज हो रहा था। फ्रॉम बीइंग मॉडरेट दे वर नाउ चेंजिंग इनटू एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। क्लियर है पीपल। सो ये लोगों ने धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश की कांग्रेस की मानसिकता में, कांग्रेस के वर्किंग प्रोसीजर में, कांग्रेस के पूरे आउटलुक में, ठीक है। फ्रॉम मॉडरेट टू बीइंग एक्सट्रीमिज्म,
दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, मतलब हर बार प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ये, हमारे ही देश में आकर अपनी मनमर्जी से रूल करते हुए ये ब्रिटिशर्स, इनके अगेंस्ट में अगर हमको कुछ लिखना है तो प्रार्थना क्यों लिखना पड़ेगा, हमारा राज्य है ना, हमारी सोसाइटी है ये। फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इनको भाई साहब बोला गया कि हम अभी आत्मनिर्भर बनेंगे और कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, वी विल बेसिकली डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। इन्होंने बोला भाई साहब पीपल हैव टू फाइट फॉर स्वराज, ये स्वराज के लिए लड़ने चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे ये पाना ही पाना है। तो अभी ये एक्सट्रीमिस्ट पद पे जा रहे हैं। अभी जो मॉडरेट था वो आपका पूरा टेक्निक चेंज हो गया, नाउ वी आर बेसिकली बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आउट हियर, ठीक है। इन 1905 वाइसरॉय कुर्जॉन पार्टीशन बंगाल, तो इन्होंने भाई साहब बंगाल का पार्टीशन कर दिया, मतलब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का पहला प्रयास था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, लेट्स पार्टीशन बंगाल। तो बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल वाज एट दैट टाइम द बिगेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रोविंस हो रहा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया में। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एज वेल। उस टाइम पे वेस्ट बंगाल था ही, प्लस उड़ीसा और प्लस बांग्लादेश भी था, तो बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है। बांग्लादेश, उड़ीसा के पार्ट्स, बिहार के पार्ट्स और वेस्ट बंगाल तो था ही। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा प्रांत था इनफैक्ट, बिहार और उड़ीसा भी बहुत सारा उसमें था, ठीक है। सो बंगाल द ब्रिटिश आर्ग्यू, तो देखो ये था वेस्ट बंगाल, ये जो आपका भाई साहब ईस्ट बंगाल मतलब पूरा बांग्लादेश, पूरा आसाम, ये पूरा, ठीक है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। सो इन 1900 द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इन्होंने बोला कि भाई साहब इतना बड़ा राज्य है, इसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना, इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना या इसको प्रॉपर्ली गाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो लेट्स डिवाइड इट, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर कर सकें, हम इसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। सो द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। सो रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बंगाल को डिवाइड। हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? Clearly, it was closely tied to the interest of the British officials and the businessmen. Actually में क्या था, ये फूड डालने की कोशिश कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, फूड डालने की कोशिश कर रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ तो किसके इंटरेस्ट में? ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद आसाम। तो ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, और उसको आसाम के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, ईस्ट बंगाल और आसाम को मर्ज कर दिया। Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengal people, ठीक है। तो उस टाइम पे बंगाली पॉलिटिशियंस जो थे, ठीक है, दे वर एक्टिव, ठीक है, बंगाली पॉलिटिशियंस, उनको दिख रहा था कि जो भी ब्रिटिशर्स किए जा रहे हैं दैट इज नॉट राइट, सो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। धीरे धीरे ये लोग इनसे जुड़ रहे थे, ठीक है, इनके राइटिंग्स बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, लेट्स डिवाइड बंगाल, ताकि भाई साहब लोग जुड़े ही ना, ठीक है। सो परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वेर टू कर्टेल मतलब काटना, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो ये भाई साहब बहुत बड़ा इन्फ्यूरेशन आया, ठीक है। सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स अपोज्ड इट। तो ये सब ने अपोज किया इसको, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सब ने अपोज किया, मॉडरेट्स लोगों ने अपोज किया, रेडिकल्स मतलब जो एक्टिव थे ये सब ने अपोज किया। मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स मतलब जो लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये सब लोगों ने इसका अपोजिशन किया, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ गए, ओके। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके अगेंस्ट में बड़े बड़े भाई साहब पब्लिक मीटिंग्स होने लगे, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस दे वेर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड। इससे क्या हुआ भाई साहब, इससे क्या हुआ, नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप। तो नोवेल मेथड्स डेवलप होने लगे, नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का इकट्ठा हुआ जाने लगा, ठीक है, अगेंस्ट देम, ठीक है। What happened? The स्वदेशी मूवमेंट unfolded as strongest movement in Bengal. तो स्वदेशी मूवमेंट भाई साहब बहुत बड़ा एक मूवमेंट के हिसाब से उभरा, कहाँ पे, बंगाल में।
ठीक है. इट इकोड इन डेलाटिक आंध्रा फॉर इंस्टेंस वंदे मातरम, ठीक है, मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट. तो इस तरह से एक मूवमेंट ने जब एक प्रांत में ग्रिप लिया तो बाकी सब जगहों पे भी ये मूवमेंट आने लगा, ठीक है. Thousands joined the demonstration during the Swadeshi movement. तो ऐसे thousands of people basically joined the demonstration during the Swadeshi movement, ठीक है. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow the British rule. और इसमें भाई साहब उस टाइम के रेवोल्यूशनरी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, ये सब लोगों ने बोला कि भाई साहब ये सब मॉडरेट्स के जो मतलब नियम कानून हैं या कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं, इससे हमको जल्दी आज़ादी नहीं मिलने वाली, ठीक है, हमको आज़ादी छीन कर लेनी पड़ेगी, गोलियां चला कर लेनी पड़ेगी या शायद कोई आम मूवमेंट से ही हमको ये लेनी पड़ेगी, ठीक है. सो दीज वेर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, दे वेर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. तो स्वदेशी मूवमेंट में भाई साहब क्या क्या आ गया. अब इट अपोज द ब्रिटिश रूल एंड टू एनकरेज द आइडियाज. कौन कौन से आइडियाज को एनकरेज कर रहा था स्वदेशी मूवमेंट. सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प मतलब अपना काम खुद करो, ठीक है. स्वदेशी एंटरप्राइज, बाहर के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ना करो, ठीक है, बाहर के जितने भी कपड़े हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करो, ठीक है. नेशनल एजुकेशन, और एजुकेशन मतलब लोगों को एडुकेट करो, ठीक है, नेशनल लेवल पे लोगों को एडुकेट करो. और इंडियन लैंग्वेजेस. सो ऑल दीज वेर बेसिकली आइडियाज दैट वेर एनकरेज्ड, ठीक है, एज पर स्वदेशी मूवमेंट. अपोज द ब्रिटिश रूल टू फाइट फॉर स्वराज, ठीक है, टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन, ठीक है. स्वराज को फाइट करने के लिए रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स, ठीक है. तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और गुड्स को भाई साहब बॉयकॉट किया जाने लगा, ठीक है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स. The opening decades of the 20th century were marked by other developments as well. तो अलग डेवलपमेंट क्या थे. A group of Muslim landlords and nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. तो 1906 में All India Muslim League का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. All India Muslim League was formed. The league supported the partition of Bengal. और इस लीग ने बंगाल के सेपरेशन को सपोर्ट किया, ठीक है. मुस्लिम लीग बेसिकली सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909. तो गवर्नमेंट तो पहले से ही रेडी थी बंगाल को पार्टीशन करने के लिए, और मुस्लिम लीग ने फॉर्म होते हुए पहला डिमांड यही रखा कि हमारा जो स्टेट है वो हमको अलग से स्टेट मिले, ठीक है, फॉर मुस्लिम्स. Some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups. ठीक है. Meanwhile, the Congress split in 1907. और कांग्रेस में क्या हो गया भाई साहब, एक स्प्लिट हो गया, ठीक है. कब? 1907 में there was a split in the Congress, ठीक है. There was a split in the Congress. The moderates were opposed to the use of boycott. Moderates भाई साहब नहीं, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एग्रेसिव. द मॉडरेट्स वर ऑलवेज अगेंस्ट द आइडिया, ठीक है. दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स. बताओ भाई साहब आप लोगों के साथ मैं क्या करूं, 1 घंटा जो तुम लोग पहले आए हो क्या करो ये बताओ. तुम्हारे गड़बड़ के लिए सब गड़बड़ हो. Okay, the moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates with Tilak's followers functioning from outside. तो तिलक के जो followers थे वो outside से भाई साहब इसको गौर. The two groups reunited in December in 1915. तो पहले तो भाई साहब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, फिर दोनों फिर से reunite हो गए कब? In 1915, ठीक है. They were basically reunited in December 1915. Okay, so there was a pact on Lucknow. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact. तो भाई साहब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ. डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ काम करेंगे किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए.